तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक इंटरव्यू पे, जो कि बहुत ही नया है। एंड काफ़ी सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि सर खेसारी लाल यादव का जो नया वाला इंटरव्यू उस पर आप लोग अपना रिएक्शन लेके आइए। तो सबसे पहले आप लोग को हम लोग बता देते हैं कि जो वीडियो है काफ़ी लंबी है, लगभग 54 मिनट के आसपास है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 या कोशिश करेंगे 4 या 3 पार्ट में हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो भाई लोग ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी देखने में मजा आए, ठीक है, और हम लोग को भी रिएक्शन देने में अच्छा लगे। नहीं तो अगर 54 मिनट तक हम लोग बैठेंगे तो एक घंटे की पूरी मूवी टाइप का बन जाएगा। अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। तो अपलोड करने में भी दिक्कत आएगा। एंड आप लोग को इतना लंबा वीडियो आप लोग को भी देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा और लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 या 4 पार्ट में इसको हम लोग अपलोड करेंगे। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो स्टार्टिंग की फर्स्ट पार्ट में क्या कुछ होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत पढ़ा है, लेकिन आज जब मैं आया कुछ प्रोड्यूसर्स आवाज तेज कर लेते बैठे हुए थे और आपने 2 मिनट में एक सांस में एक 10 मिनट का जो क्या कहते हैं मोनोलॉग होता है अपनी फिल्म का, उसकी स्क्रिप्ट सुना दी पूरी। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम। एकदम लेटेस्ट देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जीवन वही है और हमें काम करना है। तो हम जब काम की बात ही नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो मेरे जीवन में हमेशा ऐसा रहा है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो कम से कम अगर एक गाना भी रिफ्लेक्शन आ रहा है येलो कलर का उनका, क्योंकि उसका आगे क्या होगा पीछे क्या होगा उससे लोगों का मनोरंजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम करें उसका रिजल्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़ा सा वक्त उसको दिया जाए जिससे हमारी पहचान है। बहुत शानदार, मतलब वो लाइनें जो आपने बोली वो मुझे लगा कि कोई डायलॉग राइटर भी उनको लिखने में जो है वो बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने एक फ्लो में जो बोलते गए मैं भी सुन के हैरान गहराई है, मतलब आपको लिखी हुई नहीं मिली, आपने खुद ही बता दिया। आधा काम आपने प्रोड्यूसर का डायरेक्टर खेसारी लाल यादव जी है यार, ऐसे ही थोड़ी है केएल भाई। प्रदेश से आया हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ इमोशन है, वहाँ एक परिवार है, वहाँ किताब तो नहीं है बट गुरुकुल की तरह है जो कि हमें शिक्षा भी देता है। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान आपको घर में मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं। सही बात। और इसीलिए मैं गांव से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता हूँ और गांव को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं जाता हूँ तो वहाँ सब आदमी एक टक मुझे देखता है कि ये खेसारी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। और एक बार उनका पैर छूता हूँ तो वो आनंद हो के आशीर्वाद जो देते हैं। सही बात। काफी देसी और बहुत अच्छा लगता है उनका ये सब चीज। जो मेरे से बुजुर्ग हैं सबका पैर छूता हूँ, लेकिन वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिलता जो मुझे अपने गांव में मिलता है, जो अपने छपरा में मिलता है, पटना में मिलता है। चलो इससे ये कंफर्म हुआ कि छपरा के आशीर्वाद वो छोटा सा हाथ जब आप सर पे आता है ना तो बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत कुछ कह जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि गाँव का परिवेश जो है वहाँ सिर्फ इमोशन है, प्यार है, रिश्ते हैं, लोग हैं जो सिर्फ वहाँ आपको प्यार करते हैं। अच्छा, वाकई जन्म में आपका छपरा? बहुत फीलिंग। हाँ, जन्म मेरा ढानाडी गांव है। तो यहाँ एक मिनट रुक के बता दे यार दर्शक लोगों को, जैसा कि आप में काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इनका जो गांव है ओरिजिनल छपरा है, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में हम लोग रिएक्शन दिए थे उसमें वो गलत बताई थी। तो ये भाई यार क्या बताया जाए, उसके लिए हम लोग को भी पता नहीं था, इसलिए इस पर हम लोग रिएक्शन दिए। एंड दूसरी बात यार, गांव का जो नाम ले रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, हम लोग का भी गांव है, हम लोग भी कभी जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही फील आता है यार। मेरा मार्केट है और जन्म मेरा वहीं हुआ था। कैसा बचपन था? माँ ने मुझे एक बात बताई थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारा घर था जैसा कि मिट्टी का घर था और वो बिल्कुल समतल हो गया था, तो रहने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं जब पैदा हुआ दूसरे घर में तो किसी मैंने बगल का घर किसी और के घर में, तो मेरी पैदाइश ही किसी और की घर में थी, क्योंकि अब नहीं था। तो अब गांव का इमोशन यही तो है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तुरंत एट ए टाइम हर आदमी आपकी हेल्प में खड़ा हो जाता है हर तरह से। और वही हुआ। तो मैं शायद 1 महीना या 1.5 महीना जब मुझे माँ पैदा की तो मैं किसी और के घर में था। 1-1.5 महीने बाद पापा ने पलानी गिराई और उसी पे दादाजी शायद मेरे उस समय थे, मैं दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उस समय दादाजी थे। तो फिर सबने मिलकर एक खपड़ा था, छोटा सा घर बनाया, तो शायद फिर उसमें माँ चली गई। तो कैसा रहा बचपन, कुछ याद है? मतलब कि जाहिर है मुझे सारी बचपन की हर वो चीज याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे 12 साल आए हुए हो गए, लेकिन मैं 17 साल तक लगातार अपने गाँव में था। तो मैं 6 साल का था तो मुझे मेरी माँ छोड़ के चली गई दिल्ली उस वक्त पढ़ाई के लिए, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे
और हम 7 भाई थे। चना बेचते थे ना 7 भाई थे, सत्तू। मेरे चाचा के 4 लड़के और लड़के भी नौकरी करते हम थे। सब मिलके 7 भाई थे। तो कमाने वाला एक ही आदमी। तो पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चना बेचते थे। तो उनको खाने बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें मैं माँ को भी दोषी नहीं कह सकता कि 6 साल की उम्र में कोई माँ से दूर हो बेटा, तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं। कहा जाए तो सच पूछे तो वो मोहब्बत मुझे मिली नहीं जो मेरे माँ के गोद में मिली। माता पिता दोनों लोग दूर हो गए। लेकिन वो माँ की मजबूरी और पापा की मजबूरी थी, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, क्योंकि उस वक्त गई ताकि पापा ज्यादा पैसे कमा सके और हमें अच्छी चीजें दे सके। तो उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था, उसमें हम सबका ही स्वार्थ था। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाया, जितना भी पढ़े। मैं 7-8 साल का हुआ तो मैं कार्यक्रम करने लगा। कार्यक्रम मतलब इनकेस की मैं रामायण महाभारत जो हमारे यहाँ व्यास लोग होते हैं उनके हमें जाने लगा, सीखने लगा। तो उस समय 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे हम लोग को। रात भर पूरे झाल बजाते थे और मैं बोलता बहुत था। तो दूध भी बेचता था, चारा भी काटता था। 10-10 15-15 हमारे यहाँ गाय होती थी। यार बहुत ज्यादा तो चारा दूध काटना बेचना पड़ता। भी, सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहती थी। और उसी में मैं कार्यक्रम भी करता था, जाता था, रात भर जगता था, फिर आकर पढ़ाई भी करता था। तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि इस स्ट्रगल से बहुत ऊपर थी हमारे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बड़ा बनने का स्ट्रगल था और आज लोगों ने मुझे उस लेवल पे बनाया। लेकिन वहां एक चीज थी कि किसी के भी घर पे जाता था तो बबुआ लोग बोलते थे। आज हर आदमी सिर्फ काटने पे लगा है, कैसे इसको नीचे, हर आदमी ये वहां बात, देखना ये चाहता था हकीकत कि है बड़ा जीवन हो की। जाए, ये बड़ा हो जाए। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। कामयाबी तो अपनी कीमत वसूलती है, तो ये तो कॉमन है। मतलब लेकिन आज वो लगता है मुझे, मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ। अब मेरी बेटी कृति है, मेरा बेटा ऋषभ है, और मैं उनसे अपनी जीवन शेयर करता हूँ कि बेटा मेरे पास मेरी अपनी एक कहानी है, कोशिश करना कि तुम्हारी भी अपनी एक कहानी बन जाए, ताकि तुम दुनिया को बता सको और तुमसे दुनिया कुछ सीख सके। और यही कहानी बता देना, तुम्हारे पास नहीं होगी तो यही कहानी बताना कि हमारे पापा ऐसे इस परिवेश में आकर भी और हम लोगों को बड़ा किया, ताकि तुमसे कभी गलती नहीं होगी और तुम दुनिया की इज्जत करोगे। तो ये जीवन है और मुझे लगता है कि वो संघर्ष नहीं था, वो मेरा एक प्रोसीजर था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। पिताजी दिल्ली आ गए, मम्मी जो है उनकी हेल्प करने के लिए दिल्ली आ गई, फिर आप भी कब दिल्ली आए? मैं 2004 में आया। तो 2004 में आया तो कुछ था नहीं करने के लिए। तो मैं उस समय, मेरे बड़े भाई स्पोर्ट में नौकरी करते थे, कपड़े के फैक्ट्री में। तो कलाकारी से कुछ हो नहीं रहा था उस समय, क्योंकि अब हम लोग अखंड कीर्तन बहुत गाए। मैं हरे राम मुझे लगता है कि 500 गाया हूँ। और हम लोग पहुंचते कब थे? पूर्णावती के टाइम पे। पूर्णावती जब 24 घंटा बीतने वाला होता था तो 4 घंटा हम लोग पहले जाते थे, क्योंकि पूर्णावती में जो रहता था उसको भोजन भी मिलता था, पूरी उड़ी भी मिलते थे, खाना खाने। तो खाना भी हो जाएगा भरपेट। अब पूरी कहाँ मिलता है सर, गाँव उस समय के लिए पूरी बहुत बड़ी चीज थी। तो हम पूरी खाने के लिए जाते थे और जब गाते थे तो लोगों को लगता था कि क्या हो रहा है। एक अद्भुत गायकी थी, मैंने वो अखंड कीर्तन का एक जो हम लोग रम जाते थे। हमारे यहाँ साथ एक कृष्णा बेदर्दी हमारे गांव के राइटर, वो भी थे। हमारे पवन पांडे हैं, वो भी मेरे राइटर हैं। आज मुझे लगता है कि आज 30 साल की एज में वो बचपन से हमारे साथ है, तो वो आज भी मेरे साथ है। तो सब लोग हम जाते थे और पूर्णावती में गाते थे तो 50-60 रुपए मिलता था। तो हम लोग को एक चीज होता था कि जितने बच्चे जाते थे ना, सब पार्ले जी, उस समय 3 रुपए का पार्ले जी मिलता था। तो वो सर लगता था कि हाँ, ये पार्ले जी में कुछ तो मिला है, हम लोगों ने कुछ तो कमाया। बचपन में इतनी छोटी छोटी जो चीजें होती थी ना, साइकिल मिलती थी तो शायद मर्सिडीज भी आज ले लो तो वो खुशी नहीं देगी जो आपको साइकिल, मतलब मुझे जब सेकंड हैंड साइकिल मिली थी तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई थी कि क्या मिल गया। हाँ, तो वही चीजें होती थी। तो मैं अखंड बहुत गाया हूँ और उसी से गाते गाते समझ लीजिए कि मेरे जीवन में गुरु मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन सिर्फ भगवान राम और कृष्ण की वजह से हुई। अच्छा, उसके बाद मैंने मतलब उन्हीं को गाते गाते गला इनका पक्का हो गया। 82 में गया, गाते गया, लेकिन फिर भी 500 में साटा होते थे हमारा दुगोला का। 1000-1100 बहुत हो गया। उसमें जो झाल बजाते हैं उनको भी देना है, जो ढोलक बजाते हैं, जो बेंजो बजाते हैं, जिस 3-4-5 लोग और जो होते थे उनको भी देना पड़ता था। तो सब मिला के आपको 200 से 300 रुपये बचते थे, बाकी बांटे जाते थे। तो दूध बेचते बेचते ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ चलते चलते 2004 में मैं चला गया दिल्ली। 2004 में जब आप आए तो उसको पढ़ाई छोड़ दी आपने? हाँ, उस समय पढ़ाई था लेकिन कम था। फिर लगा जी मम्मी पापा का दबाव। उस समय मुझे लगता है कि मैं 14 साल का हो गया था। तो मैं सीखने लगा, धागा कटिंग करने लगा, पापा 4 भैया के साथ
खाना भी चोखा बनाता भी बेचते थे? हाँ, तो वो कहाँ उसके बेचते? बाद का था। अच्छा। ये प्रोसीजर उसके बाद का था। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं ये करने के लिए नहीं आया। फिर मैं गया 2005 में, मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद उस समय भी आया, तो फिर पापा उस समय लिट्टी का दुकान कर चुके थे, तो 6 महीने में लिट्टी बेचा और स्ट्रगल करता गया। फिर कैसेट गाया 10,000 रुपये लगा के, कैसेट भी फ्लॉप हो गया मेरा। तो पापा का एक अलग डांट होता था कि बता 10,000 रुपये उस समय बहुत कीमत होते थे। वो 10,000 पापा के ही पैसे थे। पापा से मांगे पापा माने नहीं, बोले कि तू फ्लॉप करा देगा कैसेट। हम ये इतना क्यों कमजोर समझते हैं, और सच में फ्लॉप हो गया वो। तो शादी से पहले मैंने एक कैसेट गाई, लेकिन फ्लॉप हुआ। फिर पापा गुस्से में मेरी शादी तय कर, और अभी की शादी हो गई 6 महीने। शादी होने के बाद अब फिर एक जिम्मेदारी और बढ़ गया कि बीवी आ गई है, अब पूरे फैमिली का कि अब कमाओ, क्योंकि अभी परिवार भी आ गया है। तो फिर मैं वहां से गया दिल्ली और लिट्टी चोखा बेचने लगा। 2006-2007 लगातार मैंने 2.5 साल, 6 महीने इधर और 2 साल लगातार लिट्टी चोखा बेचते गए। आज भी मेरे हाथ में वो ठेला है, ये कभी इसको मैं कम नहीं होने दिया। मैं हमेशा ऐसे करते रहता हूँ, इसको हमेशा ऐसे खोजते रहता हूँ, ताकि ये मुझे याद रहे कि मैंने जीवन में ये जो ठेला है, ये हमेशा याद रखेगा मुझे मेरे जीवन क्या थी। फिर मैं महेश परदेसी, एक हमारे राइटर हैं, वो एक छोटे भाई की तरह मुझे मोहब्बत दिए, बड़े प्यार दिए। उन्हीं के साथ रहता था, उनका कपड़ा भी धोता था। शादी के बाद फिर उनका पैर भी दबाता था, तो वो आनंद मिलता था कि मैं कंपनी में और एक बड़े राइटर के साथ हूँ। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। उस समय वो राधेश्याम रसिया के राइटर थे, तो एक बड़े स्टार के राइटर थे। तो मुझे भी लगता था यार मेरा भी कुछ भला हो जाए। साथ मतलब लगे रहते थे। कंपनी में समझ लीजिए कि एक नौकर के तौर पे था, लेकिन वो कभी मुझे नौकर नहीं समझे, वो हमेशा एक भाई की तरह मुझे मानते थे। तो मैं उनका हाथ बढ़ाता था कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब करना मैं करता था। फिर वहाँ एक कैसेट गाया, सुलगन में शादी रचा ले, तो उसी मास्टर को कहीं और बेचा गया तो वो थोड़ा सा चला वो। उसके बावजूद फिर से स्ट्रगल मेरी शुरू हो गई कि वो भी पैसा मैं 26,000 रुपये लगा के ही गया था। और कैसे अपना पैसा, वो भी पिताजी से? हाँ, वो भी पिताजी से। मात्र उसमें 5,000 की 10,000 रुपये लिया था, बाकी 15,000 में कार्यक्रम कर करके जोड़ा था मैं। और लिट्टी में से कुछ चुरा के पैसे 20 रुपए 25 रुपए, जैसे 100 रुपए 150 रुपए की बिक्री होती थी, तो उसमें से 20 रुपए मार देता था मैं। तो ये सब जुगाड़ करके फिर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं उस समय होता क्या था कि सहारा क्या था कि 6 किलोमीटर आपको अब जाएंगे तो 3 रुपए लगेगा। तो उस समय आदमी पैदल सफर करता था, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में पैदल सफर करता था। और करते करते फिर चीजें होते गई। फिर मैंने उस कैसेट को गाया, तो फिर मैंने उस कैसेट को खरीद कर मैं खुद ही दुकानों पे लेकर जाता था। पोस्टर हर दुकान पे चिपकाता था, उस समय ऑडियो था, तो चिपकाता था। तो चिपकाने के बाद कितने लोग मेरी माँ को गाली देते, क्योंकि मेरी गायकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। रामायण भारत में व्यास के गाने वाला और मैं लोकगीत गा रहा हूँ, वो मेरी विधा से बहुत अलग थी चीजें, क्योंकि व्यास में रामायण महाभारत दुनिया गाती है, तो मेरे गाने का शैली भी उसी टाइप का था, लोकगीत गाने वाला था ही नहीं। तो मेरे आवाज में वो बात थी ही नहीं, और मेरे गायकी में भी वो बात नहीं थी। अब तो गाते गाते आदमी ठीक गाने लगा, मशीनें भी आ गई। हाँ, अब चीजें समझ गया मैं, उस समय समझ तो थी नहीं। तो कैसे चिपका देता था, लोग फेंक देते थे मेरे मुंह पे। मुझे याद है छपरा में एक कैसेट बिक रहता था, नाम नहीं लूंगा, मीडिया है, उन्होंने मेरे मुंह पे कैसेट फेंका था और मेरे माँ को गाली दी। उस दिन रोया बहुत था। कई जगह ऐसी मेरे साथ किस्से हुए। मोतिहारी पिपरा कोठी एक जगह है, मैं लगातार ठंडी के दिन में एक गमछा ओढ़कर 3 दिन तक उस टेबल पे सोया था, एक कैसेट के दुकान के बाहर, ताकि मेरा एक कैसेट रख लिया। उसमें लिया, और उस बेचारे ने मेरा बहुत हेल्प किया। उस आदमी का नाम है रिंकू। आज से 12 साल पहले उससे मिला था, और आज भी उस आदमी को भुला नहीं। और हर डीलर का पूछिएगा, पूरे बिहार के, पूरे यूपी का, तो हर डीलर का नाम मेरे जुबान पे है, क्योंकि मैं हर जगह गया हूँ। वहां से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं 5 रुपये बचाने के चक्कर में कड़ी धूप में उस मई के महीना में मैं मोतिहारी से आया था, एक जगह है मोहम्मदपुर, वहां पे, और वहां से फिर पैदल गया था मात्र 5 रुपये बचाने के लिए। उसी का लिट्टी चोखा खाया और खा के फिर पैदल गया एक स्टेशन पे, विदाउट टिकट में छपरा गया। तो फिर बुआ के यहाँ गया इस लालच में कि पहले हम कहीं जाते थे तो हम प्रणाम करते थे अपने बुआ फूफा को, तो लोग 5 रुपये 10 रुपये दे देते थे कि ले कुछ खा लेना कुछ। तो उस लालच में कि अगर 10 रुपये वहां मिल जाएगा तो वहां से नहीं, वहां से फिर मैं आ जाऊंगा, आने का जुगाड़, अपने घर पे आ जाऊंगा। तो बुआ के यहाँ गया, तो बुआ ने मुझे 10 रुपये दिया।
तो वही मेरा लिए किराया भाड़ा था और मैं वहां से छपरा से आया था। तो वो सारी प्रोसीजर मेरे जीवन में चलती रही। फिर मेरी बेटी हुई 2008 में। पूछूंगा, जिसने माँ की गाली दी थी वो बाद में मिला? हाँ। क्या बोला? तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो जब मेरी बेटी हुई 2008 में, उसके बाद एक एसिड गया मालवे टाइम में, और पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसके बाद वो खेसारी लुप्त हो गया। स्ट्रगल वाला खेसारी। जो किसी के पास जाया करता था, किसी के पास गाली सुना करता था, और वही आदमी जिसने मेरी कैसेट फेंकी थी मेरे मुंह पे, वो आदमी बोला कि प्लीज बेटा मेरे दुकान पे कैसेट पहुंचवाओ, कहाँ मिलेगा तुम्हारा कैसेट? क्योंकि मैंने कंपनी से बोला था कि सर उसने ऐसा किया था, और कंपनी ने बोला कि उसको तो कैसेट ना, और हम लोगों ने एक डीलर पैदा किया वहां। इनकेस मैं नहीं, मेरे कंपनी मालिक कुमार रमेश जी ने एक डीलर उस जगह पे बनाया उन्होंने, और बनाकर और उसके दुकान पे ना देकर उस डीलर को हम लोगों ने खड़ा किया, और वो कैसेट रातों रात इतना बड़ा हिट हुआ। उसमें पहली बार मैं लड़की बन के नाचा था, और मैं लड़की बना था, और उन लोगों को इतना अच्छा लगा। जो देहाती डांस जो हमारे यहाँ लोग करते हैं, लौंडा डांस नाच का में काफी करते फेमस थे। है लौंडा तो हम डांस। लोगों ने देखा था वो सब चीजें, तो हमें आती थी, हमारी बॉडी में होती, और मैंने उसी को पर्दे पे उतारा, और लोगों को चीजें नहीं लग गई। भोजपुरी में पहली बार कोई लड़की बना। तो ये चीज खत्म हो गई थी शायद भोजपुरी हाँ, से। वो एक परंपरा ही रिवाज खत्म हो गया नाम था एक चीज, इस चीज का कुछ मैंने क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन शायद मैं भूल रहा हूँ अभी। कौन सी कला है शायद, वो घोड़ऊ नाच होता था। घोड़ऊ नाच। तो घोड़ऊ नाच। वो आप जो हैं उसको एक तरह से वापस लेके आए। हम वापस लेकर आए उसको कि ये लुप्त हो रही है, कम से कम इसको वापस लाए। पहले हमारे बिहार यूपी में लड़के ही लड़की बन के नाचते थे, लड़कियां नहीं नाचती। जी। अब लड़कियां नाचती हैं। लौंडा नाच। लौंडा नाच मुझे अभी हाँ, लौंडा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसको हम लोग यहीं रोकते हैं और बात कर लेते हैं अभी तक की वीडियो को। तो भाई यार, आज की वीडियो में हम लोग जहाँ तक देखें, अभी वीडियो तो काफ़ी लंबी है, जैसे हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग 4 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे या 3 पार्ट में। तो भाई वीडियो में यार ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि आज खेसारी लाल यादव जी बड़ा इत्मीनान से अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अगर हम लोग इस वीडियो को ऐसे काश हम लोग एक ही बार पूरा चलाते रहते तो आई थिंक हम लोग देख भी लेते पूरा। अरे अभी बंद करने का मन भी मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग 1 घंटा पूरा देख सकते हैं। लेकिन भाई जाहिर सी बात है, उसको अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होगा, एंड हम लोग अपने चैनल पे एक और वीडियो अभी पोस्ट करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा मजा आए। 3-4 पार्ट में देंगे तो अपने को भी थोड़ी सी अंदर से ये रहेगा कि यार देखते हैं आगे क्या होता है। और ऑनेस्टली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग भी इस वीडियो को आगे नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे आप लोग से शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा वीडियो लगा, जिस तरह से खेसारी लाल यादव जी आज कैसेट वाला जो वो जहाँ पे वो कैसेट गए थे देने अपना फर्स्ट टाइम, उनके मुंह पे कैसेट फेंका एंड उनको माँ की गाली दिया। तो ये सारी चीज़ों को आज खेसारी लाल यादव बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनका। ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक तरह का पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट का मतलब जहाँ पे लोग बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, चीज़ें समझाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है उनका जो स्टाइल है। और जिस तरीके से वो अपने स्ट्रगल बता रहे हैं, तो आज एकदम ऐसा लग रहा है एकदम अपने दिल से अपने इमोशंस को निकाल रहे हैं बाहर। वो गाँव की बात हो, चाहे उनका जिस तरीके का स्ट्रगल था, जो भी इमोशन था उनका, काफ़ी प्योर लग रहा था सबके सामने। और वाकई में यही सब रीज़न होता है, हमको लगता है, जिसकी वजह से लोग खेसारी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगी, एंड कल शाम को ये वीडियो आज शाम को मतलब पोस्ट होगा, एंड अभी जो वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल शाम को, परसों शाम को, ऐसे करके 4 पार्ट में या 3 पार्ट में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या कहना आप लोग का इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं, एंड हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।